गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने हमारा जो मॉडल पढ़ रहे थे हम नाभिक से रिलेटेड, तो कौन सा मॉडल पढ़ा था हमने पढ़ा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हम ये कह रहे थे कि हमारे जो किसी भी एलिमेंट है उसके अंदर जो नाभिक है उसमें हमारा प्रोटॉन भी रहता है और इलेक्ट्रॉन भी रहता है। लेकिन जैसे जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की तब हमें ये पता चला कि हमारा जो ये मॉडल है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला वो अस्तित्व में नहीं है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके नाभिक में नहीं रहता है। ठीक है, तो इस पे बेसिस भी बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई थी, क्योंकि हमें कोई रिजल्ट निकालना है तो उसके पहले हम क्या करते हैं उसके कुछ हाइपोथेसिस परिकल्पना देते हैं, इस अकॉर्डिंग अगर ऐसा होता है तो ये होगा। तो हमने कल एक हाइपोथेसिस पढ़ी थी और वो हाइपोथेसिस थी आपकी हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था। तो हाइजेनबर्ग ने ये बताया था कि आपका कोई भी क्वांटम पार्टिकल हो या नाभिक के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उसका हम एक पर्टिकुलर टाइम पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स यानी कि उसके पोजीशन और उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी रहती है और वो कितनी होती है एच क्रॉस बाय 2 के बराबर या ग्रेटर देन होती है। तो फिर हमने कल इसका क्या करा था, क्योंकि हमें डेल्टा एक्स तो पता है, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है हमारा एक तरीके से पोजीशन है और पोजीशन हम नाभिक की त्रिज्या नाभिक की रेडियस निकाल चुके हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या करा था एच क्रॉस बाय 2 और डेल्टा एक्स यहाँ पर रख के और हमने डेल्टा पी एक्स का मान निकाल लिया था। डेल्टा पी एक्स का मान निकालने के बाद में हमने क्या करा था उसमें आपके अनिश्चित जो आपका थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी है उस अकॉर्डिंग हमने उसका फॉर्मूला रख के और हमने इससे E इज इक्वल टू पी सी जो हमारा, क्योंकि हमने देखा था कि E इज इक्वल टू क्या होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आपका एम नॉट की स्क्वायर सी की पावर 4 होता है। तो हमने क्या करा था ये हमारा पी और सी जो है एम और सी वो बहुत इससे ग्रेटर देन है तो हमने उसको नेगलेक्ट कर दिया था एंड देन हमने E इज इक्वल टू पी सी के रूप में इसको देखा। तो हमारा जो एनर्जी आई थी वो अप्रोक्स आई थी आपकी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आई थी। बट हमने ये देखा कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो लमसम 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो जब डिके होता है या कुछ रेडियो एक्टिव जब होंगे तब हमारे पास में उसकी एनर्जी हमने कितनी देखी 3 से 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हुई और हमारे थियोरेटिकल कितनी आई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये हाइपोथेसिस क्या हुई फेल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर नहीं रहता है, यानी कि नाभिक के अंदर उसका अस्तित्व नहीं है, ये हम कल ही पढ़ चुके थे। अब हमारा सेकंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग के आधार पर, कोणीय संवेग के आधार पर हम ये साबित करेंगे कि हमारा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है या नहीं रहता है। हम ये जानते हैं कि चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे प्रोटॉन ले लो और चाहे न्यूट्रॉन ले लो, ये सब पार्टिकल्स क्या है फर्मियोन्स हैं और फर्मियोन्स का जो चक्रण होता है वो कितना होता है एच क्रॉस बाय 2 के बराबर होता है, यानी कि इनका जो स्पिन होता है वो कितना होता है, क्योंकि फर्मियोन का जो स्पिन है वो ऑड इंटीजर होता है एच क्रॉस बाय 2 के बराबर। तो अगर हम इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी भी नाभिक का निकालते हैं, किसी का क्या हम एग्जांपल ले लेते हैं जैसे ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम में आपके प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है हम ये मानते हैं। तो इसका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम या तो एच क्रॉस बाय 2 होना चाहिए था या 3 एच क्रॉस बाय 2 होना चाहिए था। बट ऐसा जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप में इसको जब देखा तो जो हमारा कोणीय संवेग होता है किसी भी नाभिक का वो पूर्णांक की संख्या होता है एच क्रॉस 2 एच क्रॉस 3 एच क्रॉस इस रूप में होता है। तो यहाँ पर भी आपकी हाइपोथेसिस क्या हुई फेल हो गई। ठीक है, तो हम इससे भी कह सकते हैं कि हमारा जो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं रहता है। थर्ड हमारा है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर, चुंबकीय
आघूर्ण के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के अंदर रहता है या नहीं रहता है। तो इसमें भी यही चीज़ है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/m, रूट ऑफ 1/m, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमने देख चुके हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू EH क्रॉस बाय 2 रूट ऑफ m होता है। तो हमने इसमें से भी देख लिया, हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 1836 टाइम्स क्या होता है, लेस होता है। किसके रेस्पेक्ट में, आपका चाहे प्रोटॉन ले लो और चाहे न्यूट्रॉन ले लो, आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास 1836 टाइम्स लेस देन होता है। तो या डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर इसका मास यहाँ पे पुट करा तो आपका मास अगर इसका ग्रेटर है और चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, आपका मास इसका लेस है तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हुआ, बढ़ गया। तो लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव देखा तो ये उससे मैच ही नहीं कर पाए, यानी कि थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या हुई, मैच नहीं कर पाए। तो ये भी हाइपोथेसिस क्या हुई, हमारी फेल हो गई। तो हम इन तीनों हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि हमारे जो नाभिक है उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं है। डैट मीन्स आपका जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इन तीनों हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमने ये साबित करा। अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हमने दूसरा मॉडल देखा, वो मॉडल है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मॉडल, और उसी को ही कितनी बार एग्जाम में सेगर चार्ट के रूप में भी, क्योंकि ये जो मॉडल जो दिया गया था वो सेगर नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उस अकॉर्डिंग इसको सेगर चार्ट से भी उसने समझाया था। और बाकी ये तीनों हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अस्तित्व है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका ही थर्ड जो हमारा जो मॉडल है, मॉडल कौन सा है, अब ये मॉडल सेकंड, और वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने देखा, ये मॉडल क्या कहता है कि नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही देख रखा है कि हम पहले से जानते हैं कि नाभिक जो होता है वो एक धनावेशित पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि एलिमेंट का संपूर्ण जो धनावेशित पार्ट है वो वहीं पर ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे भी साबित हो गया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूट्रल पार्टिकल है। तो इससे ये साबित हो गया कि हमारा जो नाभिक है वो इन दोनों से मिलकर ही बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों ओर भिन्न भिन्न आपकी जो रेडियस है उसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करता है। इन भिन्न भिन्न रेडियस के जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता हुआ चलता है। तो सेगर नामक साइंटिस्ट ने यही बताया कि हमारा जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का अस्तित्व है। और सेगर ने एक लास्ट में ये चीज़ बताई थी, ग्राफ बनाया था, जिससे ये बताया कि आपका जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों का जो परमाणु क्रमांक वो एटॉमिक मास के बराबर होता है। Z और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर है, A के बराबर, और जो आपके न्यूट्रॉन की संख्या है वो A - Z करेंगे तो हमारे पास में न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है। अब हम तीनों हाइपोथेसिस वापस देख लेते हैं हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल से। इस हाइपोथेसिस को भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो जब हाइजेनबर्ग ने यही बताया था डेल्टा x डेल्टा px इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h×2, ओके। तो इससे हमने प्रूव किया कि हमारा जो न्यूट्रॉन है वो उसके अस्तित्व में है। तो सबसे पहले हम इसमें कोणीय संवेग के आधार पर देख लेते हैं। कोणीय संवेग के आधार पर, कोणीय संवेग के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने ये मान लिया कि हमारा नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है और दोनों ही वैसे फर्मियन पार्टिकल है, तो दोनों का जो स्पिन है वो क्या होना चाहिए, h×2, और उसका भी h×2,
तो इससे हमने पता चल गया कि हमारा जो नाभिक है उसका जो स्पिन आया वो कितना आया, H क्रॉस आया। डेट मीन्स इससे ये प्रूव हो गया, और एक्सपेरिमेंटल भी यही था, थ्योरेटिकल भी हमारे पास में ये आया। तो हम इससे कह सकते हैं कि हमारे नाभिक में क्या हो रहा है, हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। अब ये देख लो, जैसे कि A है आपका एटॉमिक मास आपका ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। जब इवन होता है तब आपका जो एटॉमिक मास और प्रोटॉन के लिए करें तो इवन संख्या है, तब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आई है या एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और अगर आपका पी ओड है तो आई और या जे जो है वो H क्रॉस 2H क्रॉस इनके बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि अगर आपको प्रोटॉन की संख्या 0 भी हो सकती, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमें पता है कि हमारा नाभिक का चुंबकीय कोणीय संवेग कितना होता है, 0 H क्रॉस 2H क्रॉस इस रूप में आगे बढ़ता चलता है। तो अगर P इवन है तो 0 आ जाएगा, P ओड है तो H क्रॉस 2H क्रॉस इस रूप में आपके आ जाएगा। तो इससे हमने साबित कर लिया कि हमारे नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। फिर आपका एक और क्या था, सेकंड पार्ट था चुंबकीय आघूर्ण के अकॉर्डिंग। तो चुंबकीय आघूर्ण के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है √m के। ओके, तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका मास कम होता है, लेकिन हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी होता है। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, आपका घटेगा। तो एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल दोनों ये क्या हुए, मैच कर गई चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू। तो हम इससे भी कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व है, यानी कि नाभिक हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम थर्ड जो कंडीशन पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के रूप में इसको पढ़ेंगे। अब थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, वही कि कोई पर्टिकुलर टाइम पर हम किसी भी क्वांटम पार्टिकल का मोमेंटम और उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी देती है, और वो अनसर्टेनिटी कितनी रहती है, डेल्टा x, डेल्टा क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा px क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इक्वली मान लें तो H क्रॉस बाय 2 इंटू डेल्टा x क्या था हमारे पास में, रेडियस या डायमीटर के रूप में, तो डेल्टा H क्रॉस, इसमें हम फर्मी का मान रखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के रूप में। H क्रॉस का मान रख देंगे हम, H क्रॉस का मान कितना होता है हमारे पास में 1.05 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और 2 इंटू 5 इंटू 10⁻15। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा फैक्टर चेंज कर सकते हैं, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारे पास में जो डेल्टा px का मान जो आया वो यानी कि मोमेंटम आपका कितना आया 1.05, इसको जब हमने फर्दर सोल्व किया 1.05 इंटू 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब ये मान आ गया आपका डेल्टा px का, तो हम जो थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी हम ये जानते हैं आपेक्षिकता के सिद्धांत से कि डेल्टा आपका p जो है या p जो है वो क्या होता है, e जो है आपका क्या होता है, e स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4। ठीक है, तो ये आपकी जो थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी आपेक्षिकता के सिद्धांत से e का मान ये आया। अब e से निकालेंगे तो हम रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 हम सबकी वैल्यू पुट कर दें इसमें, तो p की वैल्यू जो थी हमारे पास में 1.05 वाली वो पुट कर देंगे, 1.05 इंटू 10⁻20। ठीक है, c का मान 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, m नॉट मास ऑफ दी आपका जो न्यूट्रॉन है या कर दें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और वापस c का मान रखेंगे हम
3 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो ये मान जो है ये वाला, ये बहुत छोटा मान हो गया एक तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका बिकॉज ऑफ पी सी इज़ लेस देन एम नॉट सी, ठीक है। तो पी सी आपका बहुत छोटा है, तो सिर्फ आपको ई का मान इसी से ही निकल जाएगा आपका। इससे निकालेंगे 1.66 × 10⁻⁻27 और 3 × 10⁸4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने पे हमें पता चला कि हमारे ई का मान जो आया है वो आया है 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमारा कितना आया, ई का मान 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। तो वो प्रायोगिक मान पर हमने इसको, यानी कि जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो इससे मैच कर गया। डैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मॉडल है वो इससे साबित हो गया, ठीक है। अब सेगर का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इसी में ही आपका सेगर से रिलेटेड आएगा। तो उसने बता तो दिया पूरा मॉडल कि आपके पास में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर डिफरेंट रेडियस में चक्कर लगाते हैं। और उसने फिर ये भी बताया कि n/z, ठीक है, यानी कि n/z क्या हो गया आपका एक तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और z। ये अगर आपका इसका रेशो अगर 1 आता है तो आपका जो न्यूक्लियाई है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाता है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। और अगर ये लेस देन आता है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई माने जाते हैं। तो उसने इस तरह से इसको चार्ट के रूप में बताया था। तो इस रूप में आपके ये आ गया, और जो अनस्टेबल हैं वो इस तरह से जाएंगे आपके, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और लेस देन भी हो सकते हैं। तो ये n/z का मान जिसका 1 है वो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है, और ये किसके लिए है, n/z 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो या लेस देन 1 हो, तो आपका इस रूप में आपके पार्टिकल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये n और z में आपका सेगर चार्ट कहते हैं इसको बोलते हैं सेगर चार्ट। कितनी बार एग्जाम में आ जाता है सेगर चार्ट के बारे में बताइए। तो सेगर चार्ट और कुछ नहीं है, उसमें आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मॉडल के बारे में लिखना है, एंड देन आपको इसमें बताना है कि हमारे कौन कौन से जो न्यूक्लियाई हैं वो मोस्ट स्टेबल हैं और कौन से स्टेबल नहीं होते। तो आपको मैंने वैसे भी उसमें बता दिया कि 20 से जो लेस हैं वो अनस्टेबल हैं, और 200 से जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो भी अनस्टेबल हैं, और 20 के बाद जो हैं 80 तक वो आपके क्या होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो ये आपके मॉडल आपका आज कंप्लीट हुआ है। कौन 2 मॉडल पढ़े हैं हमने, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल और प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल पढ़े हैं, ठीक है।